नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा विशेष मुद्दा है सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत कहें या हत्या कहें, जो भी कहें, उस मामले का है। और हमारे साथ में विशेष मेहमान हैं नीलेश ओझा जी, जो सीनियर एडवोकेट हैं मुंबई हाई कोर्ट के। और हम इनसे जानेंगे कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के जो मौत का मामला आखिर क्या है। क्योंकि पिछले दिनों इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें इन्होंने आरोप लगाया था कि मातोश्री से 50 करोड़ का ऑफर आया था कि जो मामला जो है पिटीशन दाखिल किया है इन्होंने हाई कोर्ट में, उसको वापस लेने के लिए। और उसको लेकर काफ़ी बवाल भी हुई थी और हमने अपने वीडियो में भी दिखाया था। नीलेश ओझा जी जो कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि 50 करोड़ का ऑफर आया था और इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति भवन तक भी उन्होंने शिकायत की थी। और इसी और भी जो विषय है, जो भी लेटेस्ट अपडेट है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया आप हमारे रिक्वेस्ट के ऊपर। तो सर, सबसे पहले ये बताइए कि जो मामला चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान का, और उससे जोड़ के जो आदित्य ठाकरे का नाम आ रहा है बार बार, उसके पीछे क्या राज है? क्यों अभी तक जो है आदित्य ठाकरे के ऊपर FIR दर्ज नहीं की गई है? देखिए, इसमें 2-3 फैक्टर है। सबसे पहली चीज जी, दिशा सालियान का गैंगरेप, सामूहिक बलात्कार और मर्डर हुआ था। उस बारे में जो मेन आरोपी के तौर पे नाम है वो 3 लोग हैं जी। सूरज पांचोली, आदित्य ठाकरे और डिनो मौर्य। इनका नाम आने का रीजन जो है, उसके प्रूफ से इम्पोर्टेंट 2 चीजें हैं जी। पहला है वहाँ का आई विटनेस, जो कई न्यूज चैनल पर अपना टेस्टिमोनी दे चुका है। दूसरी चीज है इनका मोबाइल टावर लोकेशन। ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन पेपर है जिसको आज तक किसी ने डिनाई नहीं किया है। और सबसे अच्छा डेवलपमेंट आज ही के दिन जो हुआ है जी। जो आपने जो मुद्दा उठाया है, आज ही सरकार के तरफ से होम सेक्रेटरी ने ये मतलब इंडिकेशन दिया, सारे न्यूज चैनल पे वो विषय चल रहा है कि SIT जो गठित हुई थी, वो SIT का स्पेशल गठन आदित्य ठाकरे का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। उसका इन्वेस्टिगेशन जो SIT करेंगी, उसके हेड रहेंगे एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई जी। तो उनका नाम और वो जो टीम के लोग हैं उसका आज नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। उसके बाद में एक पहला हुआ कि इनका मोबाइल टावर लोकेशन वगैरह आ गया। इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जब लास्ट ईयर SIT का गठन हुआ था, रिपोर्टर पहुंचे थे आदित्य ठाकरे का इंटरव्यू लेने के लिए। तो आदित्य ठाकरे ने क्या कहा कि 8 जून को जिस दिन दिशा सालियान की हत्या हुई, उस दिन के बारे में उन्होंने कहा कि 8 जून को मैं अपने नाना जी को देखने हॉस्पिटल गया था। नाना जी मतलब श्रीधर पाटनकर उनका नाम है। उनको देखने हॉस्पिटल गया था और उनकी उस दिन डेथ हुई थी। अब कोई भी कॉमन मैन भी नेट पे सर्च कर ले, श्रीधर पाटनकर जी की डेथ हुई थी 14 जून को। और ये बात नीतीश राणे जी ने भी कही अपने इंटरव्यू में कि ये झूठ बोल रहे हैं और जितना ऐसे जवाब देंगे, झूठ बोलेंगे, उतना ज्यादा फंसेंगे। एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलना ही पड़ता है। 100 झूठ। और क्या है, सच बोलने का एक फायदा होता है कि आपको याद नहीं रखना पड़ता। सच हमेशा याद रहती है। यस, और झूठ बोलते समय भी याद नहीं रहता क्या बोला था। तो ये एक झूठ था। और इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि ऐसा जब केस होता है मर्डर का या फिर अन्य कोई भी सीरियस सस्पेक्टेड कोई भी चीज, हाँ, तो उसमें जो कोई व्यक्ति अगर ये झूठ कहता है, झूठा डिफेंस लेता है, तो और मैं वहाँ नहीं था, मैं कहीं और था, और उसका जो डिफेंस झूठा पाया जाता है, तो ये एडिशनल ग्राउंड है उसको सजा देने के लिए। तो अभी ये केस है IPC 376D गैंगरेप, 302 मर्डर का। तो इसमें डेथ की सजा है। बहुत मतलब ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में, तो इतना सीरियस ऑफेंस में इन्होंने इस तरह का झूठ बोला है। और दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत केस से रिलेटेड में आदित्य ठाकरे ने कई झूठ बोले हैं। अब ये कॉमन मैन डिसीजन ले ले कि उस आदमी को झूठ बोलने की जरूरत क्या पड़ी? अगर वो केस में इन्वॉल्व नहीं है, अगर उनका वो केस से लेन देन नहीं, तो क्यों जरूरत क्या पड़ी उनको झूठ बोलने की? उन्होंने कहा कि मेरा और रिया चक्रवर्ती का कोई लेन देन नहीं था, हम दो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। रिया ने भी सेम थिंग इंटरव्यू में कहा कि मेरा उससे कोई लेन देन नहीं था।
और बाद में क्या पाया गया कि रिया चक्रवर्ती और उनके 44 फोन कॉल्स थे। ये बात सदन के पटल पे सांसद राहुल शेवाड़ी ने कही। किसके आधार पर? बिहार पुलिस के रिकॉर्ड के आधार पर। एक चीज। दूसरी चीज, क्राइम नंबर 15 ऑफ 2020 जो एनसीबी ने रजिस्टर किया था, जिसमें रिया चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण, कई लोगों के नाम थे। उस केस में रिया चक्रवर्ती के फोन के जो चैट रिट्रीव किए थे, उसमें जो चैट्स थे उसमें से रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे के रिलेशन क्लियर प्रूव होते और कई मतलब पहले से, महीने से, साल भर पहले से उनके रिलेशन थे। ये बात साफ जाहिर होती है। तो इससे ये क्लियर मालूम पड़ता है कि इन्होंने झूठ कहा है। उसके बाद में दर्शकों को और 3 मुद्दे मैं बताता हूँ। इन्होंने स्टोरी चलाई कि दिशा सालियान, पहले तो कहा कि ये सुसाइड था, फिर कहा, आपको मैं डेट बताता हूँ, 22 नवंबर 2022 जी। उस दिन इन्होंने सारे न्यूज़पेपर में, सारे न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ छपवा भी दी और पब्लिश भी करवा दी। क्या? कि सीबीआई ने आदित्य ठाकरे को क्लीन चिट दे दिया है। दिशा सालियान का ना हत्या हुई है ना उसने आत्महत्या की है। वो नशे में पैर फिसल कर गिर गई और एक एक्सीडेंट था। एक उसको हिंदी में एडीआर बोलते हैं, एक्सीडेंटल डेथ। हाँ, तो एक एक्सीडेंट था, वो ना मर्डर था ना सुसाइड था। जी। जिस दिन ये न्यूज़ पब्लिश हुई उसके नेक्स्ट डे 23 नवंबर 2022 को सीबीआई ने प्रेस नोट जारी किया। उन्होंने कहा कि ये झूठी न्यूज़ है। दिशा सालियान की केस हमारे पास इंक्वायरी को थी ही नहीं, हमारे पास फाइल ही नहीं मिली। तो दिशा सालियान का इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस कर रही थी। सुशांत सिंह का केस हमारी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, हम सिर्फ उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सुशांत से रिलेटेड जो भी दिशा से संबंध आएगा उतना हम कर रहे हैं, लेकिन उसका जो मर्डर, सुसाइड या जो भी है वो हमने कभी इन्वेस्टिगेशन किया नहीं। ये फॉल्स न्यूज़ पब्लिश की, ये भी एक झूठ फैलाया उन्होंने। ये झूठ फैलाने की क्या जरूरत थी उनको? तो और उनका झूठ साबित भी हो गया। तो ये इस तरह से कॉमन मैन को बताने के लिए इतनी चीज़ें सफिशिएंट है। दूसरी चीज़, दिशा सालियान का बॉडी जब पड़ा मिला था, जो ऊपर से उनका कहना कि सो कॉल्ड उसने जंप लगाई, वो न्यूड बॉडी था। इस बारे में रिपब्लिक भारत पे आर एम गोस्वामी जी ने डिटेल में बताया है। उनके कई वीडियो है, वो अभी हमने एविडेंस में लिया है। तो वो रिकॉर्ड बता रहे हैं कि वो न्यूड बॉडी था। अब कोई भी लड़की पूरे कपड़े निकाल कर सुसाइड करेंगी, तो ये एक विषय है। दूसरी चीज़, पुलिस ने उनका डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए 3 दिन के बाद भेजा। 3 दिन के बाद इसलिए भेजा कि जो रेप होता है ना, लड़की के ऊपर कोई बलात्कार होता है, अत्याचार होता है, तो उसमें जो एविडेंस होते हैं रेप के, वो एविडेंस 48 आवर में वीक हो जाते हैं। तो इसके पीछे का वन ऑफ द रीज़न ये होता है कि 3 दिन के बाद उसकी बॉडी भेजी गई। बल्कि उसके ही 6 दिन में जो सुशांत सिंह राजपूत का डेथ हुआ, मतलब मर्डर हुआ, वो केस में पोस्टमार्टम के लिए तुरंत उसी दिन भेजा गया और बिना वीडियोग्राफी के रातों रात उनका पोस्टमार्टम किया गया। तो वो एक अलग विषय, उस पर भी मैं बात करूँगा। तो ये एक हुआ। उसके बाद में उस बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरे गायब थे, मतलब गायब कर दिए गए जी, रिकॉर्डिंग। बाकी उसके पहले का था, बात का भी था। हाँ, बात का, लेकिन सिर्फ ये 2 दिन के गायब करवा दिए गए। वहाँ पर जो एंट्री रजिस्टर होता है कि उस बिल्डिंग में कौन आया कौन नहीं आया, जो सिक्योरिटी गार्ड रखता है, वो भी फाड़ दिए गए पेजेस। उसके बाद में गवाहों को किसी को धमकाया गया, किसी को पैसे देकर मैनेज किया गया। इस बारे में नीतीश रानी जी ने डिटेल बताया है। तो ये सब प्लान किया गया। इनके जो दूसरे सहकारी जो को अक्यूज्ड है किशोरी पेडनेकर, वो पहुंच गए दिशा सालियान के फादर मदर के घर पे। वहाँ से एक फिर इंटरव्यू दिलवाया, उनके हाथ से कंप्लेंट लिखवाया कि ये मेरे बेटी का नाम की बदनामी हो रही है, इसको रोका जाए, ऐसा किया जाए। ये सब उन्होंने जब उनकी सरकार थी तब ये प्लान किया। उनकी सरकार जाने के बाद में मामला बदल गया। और आज का ही डेवलपमेंट बताता हूँ। आज ही रिपब्लिकन भारत ने इंटरव्यू लिया दिशा सालियान के माता पिता का। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मोबाइल टावर लोकेशन और वो भी जो भी चीज़ें है, इस सब का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए।
फिर ये आदित्य ठाकरे रहो या और कोई भी रहो, जिसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे, ये जो प्रूफ होता है सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। नीरज जी, एक चीज़ और बताइए कि अभी तक जो है दिशा सालियान के साथ में रेप हुई है, हत्या हुई है या जो भी है, अभी तक ये बात सामने अभी तक आ ही नहीं पा रही है, क्योंकि उनके घर वालों ने भी मना कर दिया कि हमारे बेटे की बदनामी हो रहा है, कोई इसका पब्लिश न करे। तो किस दावे के साथ हम कह सकते हैं कि सही में उनका जो रेप और मर्डर करके जो है उसको फेंका गया था? दो चीजें मैंने शुरू में ही बताया। पहली चीज, उनके माता पिता ने जब कहा था कि हमको मेरे बेटी की बदनामी हो रही, ये तब कहा था जब इनकी सरकार थी और इनकी ही सरकार की जो उस समय की मुंबई की मेयर थी किशोरी पेडनेकर, वो जाकर उनको जो भी है प्रेशर डाला, जो भी किया, उनके हाथ से जो भी बुलवाया गया था। जी। आज का स्टेटमेंट है उनके माता पिता का कि नहीं, इसमें इंक्वायरी और कार्रवाई होनी चाहिए, एक चीज। जी। अब मैं सेकंड चीज आपको बताता हूँ, आप जो कह रहे हैं ना, मैं थोड़ा देर पहले वही बताया हूँ। जी। आई विटनेस है एक, जिसने ये कहा है कि इसमें रेप भी हुआ है और मर्डर भी हुआ है। सर, एक चीज़ और बताइए कि दिशा सालियान से और सुशांत सिंह राजपूत के मौत का क्या बीच में गैप है? किस तरह का मैचिंग है इसमें, कनेक्शन? यस। कुछ डिटेल तो मैं कुछ नहीं बता सकता, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड है, लेकिन एक बात है, दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत के अच्छे रिलेशन थे, पहले उनकी मैनेजर थी जी। उसमें कुछ लोगों के फ्रॉड्स या फिर कुछ बारे में सुशांत सिंह जी जो एविडेंस कलेक्ट कर रहे थे कुछ माफियाओं के बारे में, उसमें दिशा सालियान ने इनको हेल्प की थी। ऐसी कुछ चीजें आई है। क्या ये ड्रग्स से रिलेटेड था या कॉस्टिंग से रिलेटेड था या कुछ और थे इसमें? बहुत सारी चीजें, मैं भी नहीं बोलना चाहता हूँ जी। वो विषय आएगा जी। तो वो तो हुआ क्या, जब दिशा सालियान का मर्डर हुआ उसके बाद में सारे एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है, सारे न्यूज चैनल पे आप देख सकते हो। सुशांत सिंह बहुत डरे हुए थे, वो कह रहे थे कि वो लोग अब मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो आप समझ जाइए इसको, कनेक्टिंग द डॉट, कि उनका कहना था कि ये जो जिन मतलब दिशा को मर्डर कर दिया, क्यों किया उसके रीज़न है। तो अब उनको अगर ये पता चल गया है कि इसमें मतलब मेरा और दिशा का कनेक्शन था या फिर ये काम हम लोग मिलकर कर रहे थे, इसलिए वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, ऐसा डर सुशांत को था। तो सुशांत को आप मानते हैं कि मार के लटकाया गया था या खुद उन्होंने सुसाइड किया था? क्या आप मानते हैं इसको? क्योंकि अभी तक तो जो इन्वेस्टिगेशन में आया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुद पंखे से लटक के सुसाइड किए थे। नहीं, सुनिए जी। जितने लोग हैं सब लोगों को, रिपोर्टर्स को, इसको सबको एक बात मैं कहना चाहता हूं, सुसाइड आप इसको मत बुलाइए। जी। उसका रीजन है, सुसाइड की थ्योरी चलाई थी आरोपी लोगों ने, ये 200% मर्डर है। मर्डर इसलिए, उसको सिंपल चीज बताना तो उसमें रूप कुमार शाह करके वो जिन्होंने पोस्टमार्टम के वहाँ पे जो एम्प्लॉय थे, उनका इंटरव्यू आया है, उनको पुलिस प्रोटेक्शन भी दिया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। उन्होंने कहा कि मैंने जिस तरह के मार्क देखे, मैंने कहा सुसाइड है ही नहीं, ये सब मारा गया है, पैर का भी हड्डी टूटा हुआ है सब। उनको जो मारा पीटी की गई थी उनके साथ में, तो वो उसका आई विटनेस खुद है वहाँ का पोस्टमार्टम का एम्प्लॉय जी, उसको महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस सुरक्षा दी है। दूसरी चीज, जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में बीच में एम्स के डॉक्टर के पास मैटर का था, मुंबई पुलिस का पोस्टमार्टम ठीक नहीं था करके उधर गया। तो उसके पहले की एक कड़ी बताता हूं मैं आपको। एसीपी निमजे, उनका नाम मैं बताता हूं आपको, एग्जैक्टली मैं मिस कर रहा हूं। एक एसीपी है मुंबई पुलिस के, उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया है, खुद के पुलिस डिपार्टमेंट का है, और उन्होंने वो पूरी सीडी हैंड ओवर की है रिपब्लिकन भारत को। उन्होंने कहा है कि जैसा आपको याद होगा कि मनसुख हिरेन का जी मर्डर करके सचिन वाजे ने फेंका था, और उसके ही पहचान के एक डॉक्टर के पास से पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या बनवाया था कि ये डूबने से मौत हुई है खाड़ी में। तो वैसा ही उसी डॉक्टर के पास परमवीर सिंह के कहने पे
इस मर्डर को सुसाइड दिखाने का काम किया गया। ये उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन में रिकॉर्डिंग करके दिया है, पुलिस डिपार्टमेंट का ही उन्होंने रिपोर्टर को दिया है। एक चीज। दूसरी चीज, जब इनका पोस्टमार्टम थ्योरी चला तो इसका इन्होंने पोस्टमार्टम एक पब्लिश किया एम्स की तरफ से कि नहीं ये तो प्रोबेबली सुसाइड लग रहा है। तो उसी डॉक्टर का जिसने वो सुसाइड बोला, उसी का ही स्टिंग ऑपरेशन किया न्यूज चैनल्स ने, वो पब्लिश हुआ, वो भी हमने हमारे पार्ट ऑफ एविडेंस लिया है। तो उससे वो खुद अलग एक मतलब एक साइड में वो लोग कह रहे कि नहीं नहीं हाँ मर्डर का ही केस है, बाद में इधर वो चेंज हो जा रहा है रिपोर्ट। तो अभी एक ऐसा मान के चलिए कि वो एम्स का रिपोर्ट आया, उसके बाद में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर को। उन्होंने कहा कि ये एम्स के रिपोर्ट को कचरे के डब्बे में डाल दीजिए, ये जितना फ्रॉड इसमें दिख रहा है ना। उसके बाद में सीबीआई ने राइटिंग में सुब्रमण्यम स्वामी को पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि हमने एम्स की रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं की है और इसमें हमने मर्डर एंगल को रिजेक्ट नहीं किया है। तो अब जबकि सीबीआई अभी तक मर्डर एंगल पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उन्होंने सुसाइड की थ्योरी एक्सेप्ट नहीं की है, ऐसे कंडीशन में ये जो आरोपी लोग हैं और उनका जो कार्टेल है, उनका जो भी ग्रुप है, कबाल है, ये लोग राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकारों को साथ में लेकर एक स्टोरी चलाते रहते हैं, अरे सुसाइड सुसाइड। तो ये सुसाइड बोलना गलत है। इसीलिए हमने क्या किया, राजदीप सरदेसाई को भी कंटेम्प्ट का आरोपी बनाया है कि मैटर सब जुड़ा इससे। आज तक वो सुसाइड प्रूव नहीं हुआ है। सीबीआई कह रहा है कि हमने मर्डर का एंगल रिजेक्ट नहीं किया है और हम कह रहे हैं कि ये मर्डर है तो मर्डर का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। ऐसे कंडीशन में उसको सुसाइड कहना ये गलत है ऑन द पार्ट ऑफ राजदीप सरदेसाई एंड देयर ग्रुप। तो इसलिए हमारा कहना है कि ये जब तक इसका फाइनल डिसीजन नहीं आता है, ये मर्डर ही है। सर, इसको एसआईटी जांच के लिए एक साल पहले ही सरकार ने, जब सरकार आते ही जो है इस विषय को उठाई थी और इसको एसआईटी जांच दे दी थी, तो क्या लगता है एक साल डिले क्यों हुआ है अभी तक? और इसका हियरिंग के लिए आज जो है उन्होंने आदेश दिया है, फिर से नागपुर अधिवेशन चालू हुआ है, तब कि जो है इसकी जांच जो है तुरंत करनी चाहिए और उन्होंने एक बेंच बिठाई है एडिशनल कमिश्नर की। तो ये एक साल का ये गैप क्यों रखा गया है? और दूसरी बात, क्या लगता है कि जो एसआईटी अभी गठित की गई है एडिशनल कमिश्नर के साथ में, तो क्या न्याय मिल पाएगा इन दोनों को अगर हत्या हुई है तो? नहीं, न्याय तो मिलना ही चाहिए। देखिए एसआईटी सरकार ने एक साल टाइम पास किया जी, एकदम क्लियर। जनता का आरोप है कि आप, लेकिन टाइम पास क्यों किया सरकार ने? सरकार तो बदल चुकी थी, सरकार तो बदले, कार्रवाई भी कई जगह कर रही थी। तो इतना बड़ा हाई प्रोफाइल मैटर और इसमें आदित्य ठाकरे जैसे लोग शामिल हो, आप कह रहे हैं, तो ऐसी चीज को सरकार ने क्यों डिनाइड किया? अभी क्या लगता है? एक्चुअली ये पॉलिटिकल मैटर बोल सकते हैं? एक्चुअली ये सवाल आपको अधिकारी से पूछना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं जी। जो हमारा अनुमान है क्या है, सरकार खुद पर ये आँच नहीं आने देना चाहती थी कि राजकीय दुर्भावनाओं से प्रेरित होकर हमने ठाकरे फैमिली के ऊपर ये किया हो गया, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। लेकिन देखिए विषय वो था नहीं। विषय क्या था, एक लड़की का गैंगरेप और मर्डर हुआ है। ये केस में कोई राजनीति नहीं, कोई लेन देन नहीं। एफआईआर रजिस्टर करते, इन्वेस्टिगेशन होने देते। अब उन्होंने नहीं किया करके हमको हाईकोर्ट में आना पड़ा। हाईकोर्ट में आने के बाद में हमने एक राइटिंग में कंप्लेंट दिया इनको, अपने चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, पुलिस कमिश्नर सभी को जी। इसमें स्पेसिफिक लिखा कि ये बॉम्बे हाई कोर्ट के गाइडलाइंस है कि इसमें मालवनी पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी इन्वॉल्व है, इसमें आदित्य ठाकरे, सूरज पांचोली, डीनो मौर्य, उद्धव ठाकरे, किशोरी पेडनेकर, अनिल देशमुख, रोहन राय, सचिन वाजे और वो ये सब लोग आरोपी है जी। इनके ऊपर ये 376D, 302, 201, 192, 193, 218, 409, 120B, 34 ऐसे सेक्शन में एफआईआर रजिस्टर करने की हमने मांग की। अब बॉम्बे हाईकोर्ट का लॉ क्या कहता है कि जब राइटिंग पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी इन्वॉल्व है और ऐसा राइटिंग में कंप्लेंट दी जाती है पुलिस कमिश्नर को, तो ये राइटिंग की कंप्लेंट इटसेल्फ शुड बी ट्रीटेड एज एफआईआर, क्योंकि उस पुलिस स्टेशन का कोई पुलिस अधिकारी उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। तो ये उसका लॉ है बॉम्बे हाई कोर्ट का। इसके बाद में सेकंड थिंग, अनदर लॉ क्या कहता है
कि आप एसआईटी गठित कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपको 15 दिन से ज़्यादा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का अधिकार नहीं है, आपको एफआईआर रजिस्टर करना ही है। तो हमने जब एक कंप्लेंट दिया, ये सब लगाया, तब उनको समझ में आया कि अब ये नहीं चलेगा। फिर इसलिए उनको आज घोषणा करना पड़ा कि हम इसमें ये अधिकारी का नाम देते। मैंने कई चैनल पे यही मुद्दा उठाया था कि लास्ट ईयर सरकार ने कहा कि हमने एसआईटी गठित कर दी है, एसआईटी गठित कर दी, किसी को नहीं पता कौन एसआईटी है, कौन अधिकारी है। सरकार कह रही है कि किसी के पास कुछ प्रूफ है तो आप ला कर दीजिए। अरे देंगे किसके पास कि ना एसआईटी के अधिकारी का नाम पता ना कुछ। तो ये एक्चुअली टेबल टेनिस हुआ है साल भर, अब उसमें सीरियसनेस आया है, अब सीरियसनेस आएगा, अब इसकी जांच चलेगी, जांच चलेगा। और अब आशा है, अभी न्याय मिलने की आशा हो गई है। तो क्या लगता है एफआईआर दाखिल करने में कितना समय और लग सकता है? मेरे हिसाब से 10 से 15 दिन बहुत हो गया, एफआईआर करना चाहिए। नहीं तो हम तो हाई कोर्ट में नया एप्लीकेशन लगाएंगे कि हमारा एप्लीकेशन देने के बाद भी बॉम्बे हाई कोर्ट के डायरेक्शन का अपमान किया गया, तो आप इनके ऊपर कंटेम्प्ट का कार्रवाई करो। थैंक यू सर, थैंक यू। तो थे नीलेश ओझा जी। तो हम इनसे चर्चा कर रहे थे कि दिशा सालियन और सुशांत सिंह राजपूत की मौत की और हत्या के बारे में। इस कारण इनका साफ साफ कहना है कि दोनों की जो है मौतें जो है हत्या की वजह से हुई है, ना कि कोई सुसाइड है, ना तो कोई कुछ है। तो हम सवाल यहाँ पर कई उठते हैं क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है, मामला दो सरकारों के बीच का है। क्योंकि इसकी जब ये मामला हुई थी तब उसमें महाविकास आघाड़ी सरकार थी, उसके बाद सत्तांतर हुआ, मामला एसआईटी के पास गया। लेकिन एक साल टाइम पास होने के बाद आज जो है फिर से इस मामले को उछाला गया है और इसमें जो है एसआईटी की गठित की गई है और एडिशनल कमिश्नर लेवल का जो ऑफिसर है इसकी जांच करेंगे। अब देखना यह है कि सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिसके नाम जोशी जी ने, ओझा जी ने जो दिया है, तो उसका नाम भी एफआईआर दर्ज होता है कि नहीं, ये सबसे बड़ी सवाल होती है। क्योंकि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होता तब तक आरोपी के ऊपर जो है जांच भी नहीं की जा सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि एफआईआर जो है किस तरह का दर्ज होता है और कैसे दर्ज होता है और इसका इन्वेस्टिगेशन किस तरह होता है, सबसे बड़ा सवाल उठता है। हालांकि मामला लंबा चलेगा, लेकिन हम जो है इसके पीछे लगातार हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तो आपको हमारा ये चर्चा कैसा लगा, ओझा जी के साथ में हमारा जो चर्चा था किस तरह लगा, हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। एक रिक्वेस्ट और है कि अगर चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं या लिंक के थ्रू देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद।